हेलो, गुड मॉर्निंग। लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम समझेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पोर्टल पर आपका क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, शुरुआत करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ऑल गुड। तो आप accaglobal.com पर जाओ, स्टूडेंट्स पर क्लिक करो, स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेज। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन, फाउंडेशन और प्रोफेशनल लेवल डिप्लोमास दिखते हैं। आप प्रोफेशनल लेवल पर क्लिक करोगे तो डिप्लोमा इन आईएफआरएस का हम एक पास्ट ईयर पेपर चेकआउट करेंगे। सबसे रीसेंट पेपर है, हम उसे चेक कर सकते हैं। तो पास्ट एग्जाम पर क्लिक करा और यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, कंपल्सरी क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेटरी वे में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ में, प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ में। हम क्वेश्चन जून 2025 का देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पोर्टल को लॉन्च करता है। ओके, यहाँ पर आप जब चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दो तो आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको आंसर कैसे लिखने हैं। हमने यहाँ पर क्लिक करा, ये सीबीई पोर्टल को लॉन्च करेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दी रहती है। आपको एग्जाम में भी 3 घंटे और 15 मिनट मिलेंगे। ज्यादातर एक्स्ट्रा जो 15 मिनट्स होते हैं वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए होते हैं। आप क्वेश्चन आंसर्स इतने चेक नहीं कर सकते। करेक्ट? अहमद, कंफर्म करना, 15 मिनट्स में क्या आप क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो? यस मैम, मतलब है कि वो आप देख सकते हैं जस्ट अच्छा, अटेम्प्ट सी नहीं कर सकते। करेक्ट? ऐसे। ठीक है, 3 आवर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 15 मिनट्स में आप सिर्फ एक वॉक थ्रू ले सकते हो। तो देखो, 100 मार्क्स में से हमारा एम है कि हम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए। अब इस केस के लिए आप ये भी देख सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले पिक करना है। ठीक है, ये देख सकते हो आप 15 मिनट में। सेकेंडली, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा कंसोलिडेशन का आता है। तो आप एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिली है उसमें आप कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, उसके एडजस्टमेंट्स को समझ लो। ओके, जैसे ही टाइमर शुरू होता है आप उसे अगले 30 मिनट्स में, 35 मिनट्स में अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो दोनों स्ट्रैटेजी चलेगी। अगर आप मेरी प्रेफरेंस माने तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि 15 मिनट्स में आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन को थोरोली रीड कर लो और उसे अटेम्प्ट करने के लिए पूरे एडजस्टमेंट्स को समझ लो। और जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है आप एडजस्टमेंट्स की तरफ वर्किंग नोट शुरू करो और अटेम्प्ट करो। ओके अहमद, गुड? यस कर मैम, सकते है गुड। ना 15 मिनट में? चलो, यहाँ पर आपके मेन पोर्टल पर भी सेम ऐसा ही दिखेगा। आप नेक्स्ट नेक्स्ट शो करेंगे। यहाँ पर आपको बता रखा है कि आप कैसे अपने जो भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उसे कैसे यूज कर सकते हो। जैसे क्लोज ऑल किया तो सारे के सारे एग्जिबिट्स एक बार में क्लोज हो जाएंगे। हाईलाइट, कोई आइटम को आपको हाईलाइट करना है, एग्जाम्पल फेयर वैल्यूएशन हो रहा है, एग्जाम्पल लॉस हो रहा है, तो आपने उसको हाईलाइट कर दिया ताकि आप इसे भूलो नहीं, कोई इंपॉर्टेंट चीज को। आपने कोई इंफॉर्मेशन काम की नहीं है या फिर ऑलरेडी यूज कर चुके, आप उसे स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो ताकि आप जब बड़े क्वेश्चन को देखो तो वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन या फिर ऑलरेडी यूज्ड इंफॉर्मेशन बार बार आपको ट्रबल ना करे। इंस्टेड आपको पता चल जाए ये इंफॉर्मेशन का काम हो गया, ये इंफॉर्मेशन बची है। स्ट्राइक थ्रू, एक इम्पॉर्टेंट बात, हाईलाइट, स्ट्राइक थ्रू, ये सब कुछ हमारे पर्पस के लिए, हमारे समझने के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए। इट हैज नथिंग टू डू विथ मार्किंग पर्पस। आपने कुछ हाईलाइट कर दिया या कुछ स्ट्राइक थ्रू कर दिया, उसकी वजह से आपके मार्किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ऑप्शन वर्क करते हैं। तो एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा रो चाहिए या एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए तो आप इंसर्ट रो या इंसर्ट कॉलम नहीं कर सकते। इंस्टेड आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, कट पेस्ट करना पड़ता है। आपने कट कर कर एक लाइन बिलो पेस्ट कर दिया तो ऐसे आपके पास एक ब्लैंक लाइन आ जाती है। ओके, ऑल गुड? कॉपी और पेस्ट करना पड़ता है और कट और पेस्ट करना पड़ता है फॉर एडिशनल लाइंस एंड एडिशनल कॉलम। ओके, फिर आपके पास कई बार इधर राइट में स्क्रोल का ऑप्शन होता है, स्क्रोल अप एंड डाउन। आपको कई बार ये नेक्स्ट करने नहीं देगा और पॉपअप देगा। आप वो उसे अवॉइड करने के लिए आप नीचे तक स्क्रॉल करना, तभी आप नेक्स्ट पर जा सकते हो। नेक्स्ट आप
अपने क्वेश्चन आगे और पीछे कर सकते हैं। जैसे 4 क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट के बाद में थर्ड क्वेश्चन कर दिया अटेम्प्ट, ठीक है? कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट फ्लैग फॉर रिव्यू। आपको मान लो सेकंड क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है या फिर आपने आधा अटेम्प्ट कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आप उस क्वेश्चन को फ्लैग मार्क कर देंगे। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपने कंप्लीट कर लिया। फिर जब एक्स्ट्रा टाइम है तो आप फ्लैग्ड वाले क्वेश्चन की तरफ फिर से आएंगे और फिर आप उसे अगर बचा हुआ है, इनकरेक्ट है, अनअटेम्प्टेड है, तो उसे कंप्लीट करेंगे। फ्लैग फॉर रिव्यू इज कंप्लीटली अपने पर्पस के लिए, अपने रिव्यू पर्पस के लिए। इट हैज नथिंग टू डू विद मार्किंग पर्पस। अगर आपने कोई फ्लैग मार्क कर रखा है और करेक्ट आंसर है तो ऐसा मत सोचना आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर कॉपी पेस्ट ऑप्शन है, फॉर्मूला शीट है, कैलकुलेटर, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है, बट हाईली प्रेस्क्राइब्ड है। आप अपना फिजिकल रेगुलर कैलकुलेटर लेकर जाए, चाहे आप रिमोट एग्जाम में हो, चाहे आप सेंटर एग्जाम में, क्योंकि अपने फिजिकल कैलकुलेटर पर स्पीड अच्छी रहती है। नेक्स्ट स्क्रैच पैड। स्क्रैच पैड रफ वर्क के लिए है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अपने रफ पर्पस के लिए है, ठीक है? अगर आपने इसमें कुछ सही आंसर लिखा, ऐसा मत सोचना आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इसमें कुछ गलत लिखा, ऐसा मत सोचना आपके मार्क्स कटेंगे। अगेन स्क्रैच पैड इज फॉर योर कन्वीनियंस, योर रफ वर्क। इट हैज नथिंग टू डू विद मार्किंग पर्पस। नेविगेटर है, आपको चारों क्वेश्चंस एक साथ दिखेंगे, उनका स्टेटस दिख जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप उसमें से फिर से एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर बहुत आसानी से स्विच कर सकते हो नेविगेटर के थ्रू। नेक्स्ट आप स्क्रीन को आगे पीछे कर सकते हैं और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम तो आपको एंड एग्जाम करना है, अपने आप सबमिट होगा। एक छोटा क्वेश्चन जो मुझे बार बार आता है, क्या हमें सेव करना है? नहीं। जैसे ही आप एक वर्ड भी टाइप करते हो वो ऑटोमेटिकली सेव होता है, आपको अलग से कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो, जैसे मैं अगर नेक्स्ट करूंगी तो यहाँ पर पॉपअप आएगा, ये मुझे नेक्स्ट करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है आपने एंटायर स्क्रीन अभी तक नहीं देखा है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर एक स्क्रोल बार है, मैंने उसे नीचे तक ड्रैग नहीं किया है। ऑलराइट? अगर मेन एग्जाम में भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप डरना मत, आप ऐसे स्क्रोल डाउन कर लेना। अच्छा, अब सेंटर की बात आती है तो सेंटर पे तो आपके पास, अच्छा एग्जाम बिगिन करते हैं। सेंटर पर तो आपके पास हेल्प रहती है, आप आसानी से पूछ सकते हैं। अगर आप रिमोट बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, मान लो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, मान लो नेक्स्ट और प्रीवियस नहीं हो रहा, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे? आप उठाकर फोन नहीं यूज करेंगे, ठीक है? आप अपने टीम को कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपने सर मैम को कैलकुलेट कॉल नहीं करेंगे। इंस्टेड आप क्या करेंगे? आप कैमरा पर वेव करेंगे। आप क्या करोगे? कैमरा पर वेव करोगे। अगले आधी 1 मिनट के अंदर अंदर सामने प्रॉक्टर बैठा होता है, इन्विजिलेटर, आपका कैमरा ऑन रहता है, वो आपको खुद ही हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है? कि क्या प्रॉब्लम है और वो उसके लिए हेल्प कर देते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई मेजर इशू है जिसकी वजह से अपने आप एग्जाम वगैरह एंड हो गया, तो आप मिटिगेशन को क्लिक कर कर, अपने एसीसीए डैशबोर्ड पर मिटिगेशन होता है, मिटिगेशन को क्लिक कर कर आप एग्जाम रीबुक भी कर सकते हो। तो अगर आप रिमोट एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आपको आसपास में कुछ भी नहीं रखना, आपको अपने बैकग्राउंड में अम, कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा चीजें नहीं रखनी, कमरे में कोई आना या जाना नहीं चाहिए। एग्जाम देते वक्त इधर उधर नहीं देखना, वरना लगता है हो सकता है आप चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है? आसपास में फोन नहीं रखना, सिर्फ कैलकुलेटर और पानी रख सकते हैं। और पानी भी आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास या ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए, जस्ट टू अवॉइड दी एक्स्ट्रा, जो भी आपका चीटिंग वगैरह होता है उसको अवॉइड करने के लिए। कोई डाउट है अभी तक? शुरू कर सकते हैं? ऑल गुड? क्लियर मैम। ठीक है। नेविगेटर पर क्लिक करेंगे तो देखो आपको चारों क्वेश्चंस दिख जाएंगे। करेक्ट? आपको चारों क्वेश्चंस दिख गए और उनका स्टेटस भी दिख गया कि अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अभी देखा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर गई, जस्ट एन एग्जाम्पल, और मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 बहुत हार्ड लग रहा है, तो क्या किया? फ्लैग कर दिया और क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर दिया। फिर लास्ट में नेविगेटर पर आकर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैग हो रखा है, इस पर क्लिक किया और वो क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको फिर से लेकर चला जाएगा। क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख सकते हैं, नेविगेटर से देख सकते हो, प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। हम स्पेशली इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर है,
क्यों हमें कुछ अंदाजा लेना कि क्वेश्चन कैसा आएगा, कितना डिफिकल्ट आएगा, कितना इजी आएगा, इसका एस्टिमेशन लेने की जगह क्यों ना हम पास्ट पेपर का एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लें कि लास्ट अटेम्प्ट में कैसा क्वेश्चन आया था, जिससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ओके, चलो, फर्स्टली ये सारे सिंबल्स हैं, ये आपको एक्स्ट्रा बता ही दिया। बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एग्जिबिट्स है। एग्जिबिट्स मतलब केस स्टडी। आपको केस स्टडी का इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक्चुअली में जो भी एबीसी कंपनी है उसने क्या क्या किया, कौन से ट्रांजैक्शन हुए, एक्विजिशन हुआ, डिस्पोजल हुआ, पी एंड एल की इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है, कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, एक्सेट्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे बेसिक क्वेश्चन में केस स्टडी होती है, सेम केस स्टडी आपको 4 या 5 पार्ट में दी जाएगी एग्जाम में। ठीक है, एग्जिबिट्स मतलब केस स्टडी की इंफॉर्मेशन। रिक्वायरमेंट आपको बताएगी कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड क्या है। मैं इससे पहले ये सारी चीजें ओपन करूं, मैं सबसे पहले ओपन करती हूँ रिक्वायरमेंट, ताकि मुझे पता चल जाए एक्चुअली में एक्सपेक्टेड क्या है। एक तो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है और मुझे ये फर्स्ट से 5 एग्जिबिट्स को यूज करना है। प्री फॉर्मेटेड स्प्रेडशीट दिया हुआ है रिस्पॉन्स एरिया में, ये रिस्पॉन्स एरिया है, रिस्पॉन्स ऑप्शन में प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आर्लो कंपनी एट 30th September 2008। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है और 30th September 2008 को बनाना है। ये दोनों चीजें अच्छे से नोट कर लो, 2 बार पढ़ लो चाहे से। जितनी क्लैरिटी आपको रिक्वायरमेंट की होगी उतना ही इजी होगा आंसर करना। नेक्स्ट, नोट्स। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई चीज ऐड करी या डिडक्ट करी बिकॉज ऑफ विच प्रोविजन। आपको सिर्फ वर्किंग में बताना है आपने ये ऐड किया, आपने ये डिडक्ट किया। मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड फॉर एक्सप्लेनेशन, अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए। बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना होता है। Secondly, you do not need to consider the deferred tax effects of any adjustments unless specifically referred to in the exhibit. जब तक आपको अलग से बोला नहीं जाए, आप DTA, DTL को इग्नोर कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन में अलग से नहीं बोला जाए, आप DTA, DTL को इग्नोर कर सकते हो। अगर अलग से बोला जाए तो ही आपको DTA, DTL को, deferred taxes को रिकॉर्ड करना है। आपके सारे आंसर्स $1000 में बताने हैं। एनी डाउट इन रिक्वायरमेंट? क्या हमें रिक्वायरमेंट क्लियर है? ठीक है, अगर आप चाहो तो आप ये नोट कर सकते हो स्क्रैच पैड में। ठीक है, कि मुझे क्या बताना है, मुझे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है एट 30th September 2008। ठीक है, जस्ट अपने रेफरेंस पर्पस के लिए हमने लिख लिया ताकि हम गड़बड़ ना करें हमारे परचेज डेट, एक्विजिशन डेट वगैरह में। ओके, क्लियर हो गया? रिक्वायरमेंट समझ आ गई? एक बार स्प्रेडशीट और देख लेते हैं। ये रिस्पॉन्स एरिया है, आपका पूरा आंसर आपको इस रिस्पॉन्स एरिया में लिखना है। आपके सारे के सारे मार्क्स मिलेंगे तभी जब आप स्प्रेडशीट में सब कुछ क्लियरली लिखोगे। अब आप जब स्प्रेडशीट ओपन करोगे तो दो चीजें हैं। एक तो ये जो बहुत छोटी सी है, समझना मुश्किल है, तो आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो फर्स्टली, एक नॉर्मल एक्सेल फाइल की तरह, ताकि आपको थोड़ा क्लियर व्यू आए। दूसरी बात, अगर आपने कोई एसीसी का दूसरा पेपर देखा होगा तो वहां पर ब्लैंक फाइल मिलती है, ब्लैंक स्प्रेडशीट मिलती है। यहाँ पर ऑलरेडी प्री फिल्ड और प्री फॉर्मेटेड टेबल मिल रही है आपको। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा। पहली बात, अब यहीं के नहीं आपको सारा फिगर्स यहीं दिख गए। ठीक है, पी एंड एल और बैलेंस शीट। अब आपको आंसर करते वक्त बी और सी कॉलम नहीं दिखाना, इंस्टेड एक सेपरेट कॉलम बनाना है जहां पर आप ये कंसोलिडेटेड सीएफएस बनाओगे, जहां पर आप सीएफएस बनाओगे। क्लियर? आपको ये बी कॉलम और सी कॉलम को हटाना होगा और इसकी जगह एक कंसोलिडेटेड फिगर्स को ऐड करना होगा। ओके, इधर तक क्लियर है? कोई डाउट? प्लीज कंफर्म, कोई डाउट? क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ऑलरेडी बैलेंस शीट दे रखी है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ओके, मतलब इन्होंने कुछ परचेज कर रखा है, दूसरे कंपनी के शेयर्स वगैरह 660 के।
फिर इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर हमारे पास आता है शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग। शेयर कैपिटल $1 की है। 840 आपका आर्लो कंपनी का है, 240 आपका टोटल दूसरे बैंक का कंपनी का है। रिटेन्ड अर्निंग्स, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स, आपको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और असेट, लाइबिलिटी दे रखा है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी दे रखा है दोनों कंपनीज के लिए। ओके। फिर हमारे पास ट्रेड पेबल्स है और करंट टैक्स पेबल है। इसके अलावा टोटल लाइबिलिटीज, फिर टोटल इक्विटी और लाइबिलिटी। मुझे सबसे पहले बताओ, आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 30 सितंबर 2008 का दिया है और आपको सीएफएस भी कब का बनाना है? 30 सितंबर 2008। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने मार्क्स बचाने हैं, अगर कॉन्सेप्ट्स आने के बाद भी मार्क्स स्कोर करने हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन टू दी डेट्स। ऑलराइट, डेट्स का खास ध्यान रखना है ताकि छोटी छोटी मिस्टेक्स आप अवॉइड कर पाओ। आपको सीएफएस भी 30 सितंबर का बनाना है 2008 और आपको इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी 30 सितंबर 2008 के दे रखे हैं। अब आपके दो तरीके हैं, आप केस स्टडी पढ़ते जाओ और यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करते जाओ। फाइनल फिगर जो भी होगा वो आप अपने सीएफएस में लिख सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप सब कुछ टोटल कर लो पहले, क्योंकि लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन होने ही वाला है, और उसके बाद में लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स करते जाओ और सीएफएस का फिगर लेकर आ जाओ। ठीक है, दो तरीके। हम फर्स्ट तरीके से जाएंगे, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और एक एक एडजस्टमेंट को अपने सीएफएस में इंपैक्ट देते जाएंगे। ठीक है, चलो। फर्स्ट ड्राफ्ट स्टेटमेंट है जो आपके ऑलरेडी गिवन है। देखो यहाँ पर ड्राफ्ट स्टेटमेंट दे रखा है, पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, एग्जिबिट ने, द स्प्रेडशीट हैज बीन ऑलरेडी कॉपीड इन योर रिस्पॉन्स एरिया। ये रिस्पॉन्स एरिया है, इसमें ऑलरेडी इसे कॉपी कर दिया है, तो मतलब हमें एग्जिबिट 1 को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आर्लो कंपनी, इसे थोड़ा रीडेबल बनाएंगे। ऑन 1 अक्टूबर 2005, मतलब कितना, लगभग 3 साल पहले, 1 अक्टूबर 2005, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 30 सितंबर 2008, कितने, 3 इयर्स पहले। डेट का ध्यान रखेंगे, 3 इयर्स बिफोर Arlo acquired 180 million shares in Bianca and gained control over Bianca कंपनी। ठीक है, 180 मिलियन शेयर्स मतलब कितना परसेंटेज, 180 मिलियन शेयर्स मतलब कितना परसेंटेज, कोई आइडिया? ये अपने को पता चलेगा when we will see ओके, जब हम टोटल कैपिटल देखेंगे। टोटल कैपिटल बियांका कंपनी की कितनी है, 240। बियांका कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, 240, 240। ओके, और उसमें से अगर 180 एक्वायर कर लिया, सो 180 डिवाइडेड बाय 240, 75 मैम। 75%। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं है, तो आप यहाँ करोगे एक्वायर्ड, ओके, एक्वायर्ड बियांका, ठीक है, कंपनी कितना, 75% ऑन 1 अक्टूबर 2005। ओके, क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट। यहाँ पर पेमेंट कितना किया, आर्लो कंपनी जो आपका परचेजर है, पेरेंट कंपनी है, मेड अ कैश पेमेंट ऑफ 412 मिलियन टू एक्वायर दी शेयर्स एंड आर्लो इनकर्ड एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ $8 मिलियन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एक्विजिशन कॉस्ट है वो आपका P&L में जाता है, परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता है। जो आपने एक्विजिशन एक्सपेंस को इनकर किया है, जो आपने एक्विजिशन एक्सपेंस को इनकर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ P&L से डिडक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, ऑलराइट। और 412 आपका पीसी है। व्हाट इज योर पीसी, परचेज कंसिडरेशन इक्वल्स टू 412 एंड एक्सपेंस इन P&L विल बी 8 मिलियन। तो आप पेरेंट के रिटेन्ड अर्निंग में से 8 मिलियन को डिडक्ट कर दोगे,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, और 412 आपको पीसी की तरह यूज करना है, परचेज कंसिडरेशन की तरह. And has presented the total cost of 420 million within investment in equity instrument. अगर equity instrument में investment in equity instrument आपने कितना शो कर रखा है, 420 शो कर रखा है, 420. ठीक है. अब आप क्या कर सकते हो, आपने ये एक एडजस्टमेंट पढ़ा, अब आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो डायरेक्टली. कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाओ और रिकॉर्ड करते जाओ. अभी हम सीएफएस के फिगर यहाँ लिखेंगे, बाद में इन दोनों को डिलीट कर देंगे. ठीक है. अभी हमारे पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड है. परचेज कंसिडरेशन का नोट बना ले. परचेज कंसिडरेशन कहां पर काम आता है, गुडविल के वक्त. करेक्ट. परचेज कंसिडरेशन कहां काम आता है, गुडविल के वक्त और नेट एसेट कैलकुलेशन करते वक्त. तो आप फर्स्ट वर्किंग नोट बना सकते हो. वर्किंग नोट नंबर 1, 2-3 लाइन छोड़कर बनाना, अगर आपको जरूरत होगी तो आप आराम से अटैच कर सकते हो. वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है. वर्किंग नोट नंबर 1, आपको गुडविल कैलकुलेशन कर सकते हो, ग्रुप स्ट्रक्चर बता सकते हो. यहाँ पर आपको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो आप ग्रुप स्ट्रक्चर बनाने की भी अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है. आप वर्किंग नोट बना सकते हो, नेट असेट्स ऑफ कंपनी. ठीक है. ऑफ सब्सिडरी. सब्सिडरी कौन है, बियांका कंपनी. अब आपको कब कब की चाहिए वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट चाहिए आपको 1 अक्टूबर के, जिस दिन आपने परचेज किया. करेक्ट. और 30 सितंबर के, जिस दिन आपको रिकॉर्ड करना है. ऑलराइट. जिस दिन आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी है. नेट एसेट. नेट एसेट के लिए आप पीसी कैलकुलेट करोगे. अब नेक्स्ट वर्किंग नोट बना लेते हैं, थोड़ा सा लाइंस छोड़ के. वर्किंग नोट 2, जिसमें आप बताओगे गुडविल कैलकुलेशन. ओके. गुडविल कैलकुलेशन करेंगे. चलो. गुडविल कैलकुलेशन मतलब परचेज कंसिडरेशन. व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? 412 आई थिंक. वेरी गुड. 412 मिलियन. अब आपको सारा कैलकुलेशन किस में करना है, $1000 में, है ना, $1000 में. अच्छा, तो मुझे बताओ, परचेज कंसिडरेशन 4.2 मिलियन, 412 मिलियन. ओके. और इसे थाउजेंड्स में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 4,12,000. करेक्ट करेक्ट. है ना. परचेज कंसिडरेशन प्लस एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, है ना. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आप फुल भी लिख सकते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. जब हमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का वैल्यू मिलेगा तो हम ऐड कर देंगे, फिर हम माइनस करेंगे लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स एक्वायर्ड ऑफ बियांका कंपनी. ठीक है. फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट के लिए आपको कैलकुलेट करना है नेट एसेट. आप शुरुआत कहां से करोगे नेट एसेट की, वेयर विल यू स्टार्ट फ्रॉम नेट एसेट, कि आपका शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल. कैपिटल. करेक्ट. आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं शेयर कैपिटल. आपके एसीसीए में अलग से दे रखा है, तो आप अलग से कैलकुलेट कर दीजिए. वैसे आप यहाँ पर भी हम करते थे शेयर कैपिटल प्री एक्विजिशन अर्निंग्स, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं. तो शेयर कैपिटल 240 एंड 240, जिसमें से 180 मिलियन एक्वायर किया है. बट हम जब शेयर कैपिटल लेते हैं, हम 100% शेयर कैपिटल को एडजस्ट करेंगे. हम नेट असेट भी 100% एडजस्ट करते हैं, कभी भी प्रपोर्शनेट नहीं करते परसेंटेज होल्डिंग के वक्त. ठीक है. प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, आपके पास प्री एक्विजिशन रिजर्व्स नहीं दे रखे. करेक्ट. प्री और पोस्ट प्रॉफिट्स नहीं बता रखे अभी तक. सो प्री प्रॉफिट्स नहीं बता रखे, तो आप क्या करोगे, एंडिंग वाले प्रॉफिट्स लोगे और उसमें से
जो भी आपके एडजस्टमेंट्स है उसे एडजस्ट करोगे, ठीक है। कितना है प्री प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है, 250 तो आपका 30th सितंबर को है, 250 रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है, 250 आपको 30th सितंबर का दे रखा है। इसके अलावा 420 रिटेन, देखो ऑन 1st October बियांका कंपनी हैड अ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 160 मिलियन और अदर कंपोनेंट्स है 64 मिलियन डॉलर के। मतलब प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग कितनी हो गई, 160 और 64। प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग कितना हो गया, 160 एंड 64, करेक्ट। गुड टिल हियर, ओके। सो आप प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स लिख सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है 160 और अदर कंपोनेंट्स दैट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस, ओके, वो कितना है 64। इधर तक कोई डाउट, एनीबडी एनी डाउट? ये आपको प्री प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो शेयर कैपिटल प्लस प्री प्रॉफिट्स, शेयर कैपिटल प्लस प्री प्रॉफिट्स आपका नेट एसेट के बराबर हो जाते हैं। अगर कोई एक्विजिशन डेट की कोई एडजस्टमेंट है वो एडजस्ट कर देंगे, है ना। इधर तक में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 412, $8 मिलियन को आपको अभी बाकी है अपना एडजस्ट करना। सो $8 मिलियन को आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को पेरेंट के कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग में से आप डिडक्ट करोगे। सो उसके लिए आप एक सेपरेट वर्किंग नोट बना सकते हो ताकि एक भी फिगर छूटे नहीं, ओके। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग बना सकते हैं, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट आप बना सकते हो। क्या था अपना वर्किंग नोट, रिटेन अर्निंग कंसोलिडेटेड, मैम। करेक्ट करेक्ट, consolidated retained earnings, all right, retained earnings। और ऐसे ही आप एक वर्किंग नोट बनाओगे, कंसोलिडेटेड अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, या फिर आप बोल सकते हैं कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस, ओके। अगर क्वेश्चन ने बोला है अदर कंपोनेंट तो हम भी अदर कंपोनेंट बोलेंगे, ओके। आपको याद है हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर आपका रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस सेपरेटली दे रखा हो तो आपको भी सेपरेट वर्किंग नोट बनाना है, याद है, डू यू रिमेम्बर, यस और नो, करेक्ट। अब आप अगर पेरेंट की बात करो तो पेरेंट आर्लो कंपनी है। आर्लो कंपनी में कुछ भी हुआ हो, जो भी आपका होगा, पर वहां पर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपना 8 मिलियन माइनस कर लेना। जो भी आपके एडजस्टमेंट्स होंगे उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको क्या करना है, माइनस करना है, दैट इज -8,000। इधर तक में कोई डाउट? देखो अगर मतलब मेरा ये आइडिया है कि एक एक वर्किंग नोट को कंप्लीट करते हुए चलो ताकि आपको फिर से एडजस्टमेंट्स करने के लिए जरूरत ना पड़े। अगर हम एक एक एडजस्टमेंट्स को मतलब एक एक वर्किंग नोट एक एक एग्जिबिट को पूरा करते हुए चलेंगे तो कोई भी ऐसा फिगर नहीं होगा जो अपना पेंडिंग रह जाएगा, ओके। कोई भी एडजस्टमेंट आप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में भी 64 मिलियन शो कर सकते हैं, ठीक है, अदर कंपोनेंट। नाउ 420 का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी भी बना सकते हैं,
इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, 1 सेकेंड। अब जो आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है 420, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है जितना भी है 660 है, इसमें से 420 रिलेटेड किसके है? 420 इज रिलेटेड टू सब्सिडी और लोग सब्सिडी, बनिक का बीएन का कंपनी है ना। बेन तो का ये 420 को आप रिमूव करोगे और उसकी जगह सारे एसेट सारे लाइबिलिटी को लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट करोगे, करेक्ट? ओके, सो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? अगर आप समझो तो आप यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए लिख सकते हो कि आपको जो ये इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर आपको 660 में से माइनस करना है 420। ऑलराइट, अभी के लिए क्लियर? आप यहाँ पर अलग से भी लिख सकते हो, माइनस करना है 420 और इसकी जगह असेट्स और लायबिलिटीज को लिखना है, या फिर आप यहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो, सेपरेट वर्किंग नोट का कॉलम भी बना सकते हो, दैट इज आल्सो फाइन। ओके, नेक्स्ट। On 1st October 2005, the fair values of Bianca companies identifiable assets and liabilities were same. पेरेंट कंपनी फेयर वैल्यूएशन करती है, एग्जैक्टली सेम है, एक्सेप्ट for property plant and equipment which had a carrying amount of 360 million and a fair value of 408. कैरिंग अमाउंट कितना है? 360, फेयर वैल्यू कितना है? 408। मतलब आपकी असेट की फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी कितने अमाउंट से? 408 माइनस 360, 48। 48, करेक्ट। 48 से आपका असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपकी गुडविल डिक्रीज हो जाएगी, करेक्ट? 48, तो आप बोल सकते हो कि आपकी असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, करेक्ट? असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी जितना भी है, कितना? 48,000 से फेयर वैल्यू। इसके अलावा आपका जो आंसर है, हाँ, जो ये नेट असेट है, डू यू अग्री फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन एक्विजिशन डेट। कुछ भी चीज का डबल इम्पैक्ट देते जाओ, आपको परेशानी नहीं आएगी। सो यहाँ पर आपका 48,000 बढ़ गया। इधर तक में कोई डाउट? आपने असेट बढ़ा दिया और आपने गुडविल कैलकुलेशन के वक्त में आपका नेट असेट यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, करेक्ट? 48,000 का। और आपने गुडविल कैलकुलेट करते वक्त फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट अपने आप ही एडजस्टेड मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? एनीबडी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। On 1st October 2005, date of acquisition, the useful life of property plant and equipment is of 4 years, मतलब 4 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, करेक्ट? 4 years के ओवर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। The fair value adjustments should be regarded as temporary difference, deferred tax रिकॉर्ड करना है और 20% से रिकॉर्ड करना है, ठीक है? दो चीजें आपको करनी है, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो। डेप्रिसिएशन कितना होगा? 48,000 डिवाइडेड बाय 48,000 डिवाइडेड बाय 4। 4, और आपको 1st अक्टूबर से 30th सितंबर पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है? 48,000 into 3 years by 4 years, करेक्ट? करेक्ट, सो आप बोलोगे 48,000 into 3 by 4 आपका पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन है। अगर आपने इतना डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया, 48,000 में से इतना डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया, करेक्ट? तो आपका वैल्यू कितना बचेगा? 48,000 माइनस 3 साल का डेप्रिसिएशन, बताओ वैल्यू कितना बचेगा? 12,000। 12,000 बचेगा, करेक्ट? आप इसे ऐसे भी कर सकते हो,
8,000 माइनस 36,000, ऐसे भी शो कर सकते हैं, करेक्ट? तो भी आपका 12,000 ही आ रहा है नेट फिगर। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा आप इसे नेट कर 12,000 भी शो कर सकते हैं। ओके, सो हम शो करेंगे नेट 12,000। यहाँ पर कैसे करोगे आप? फेयर वैल्यू माइनस पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन। क्लियर? कोई डाउट? ऑल राइट, फेयर वैल्यू माइनस पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन कर दिया। अब आपने डेप्रिशिएट कर दिया इधर। अब डू यू अग्री, यहाँ पर डीटीए डीटीएल अट्रैक्ट होगा, डेफर्ड टैक्स, फेयर वैल्यूएशन की यस वजह मैम। से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनती है डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। हमारी बुक्स में तो हमने गेन शो कर दिया 48,000 का, बट टैक्सेशन के हिसाब से कोई गेन नहीं है, तो टैक्सेशन अभी टैक्स चार्ज नहीं करेगा। सो इन करंट ईयर यू आर पेइंग लेसर टैक्सेस, लेसर प्रॉफिट्स, बट आने वाले समय में जब ये 48,000 रियल प्रॉफिट्स बनेंगे, तब फ्यूचर टैक्स ऑब्लिगेशन अराइज होगा, तब हायर टैक्सेस देने पड़ेंगे। अगर फ्यूचर में हायर टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो हम अभी से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्लियर। है ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना करेंगे? 48,000 इंटू 20%। कैलकुलेट करके बताओ। 9600। 9600। 9600 से आपका असेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज? अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो उससे आपका असेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज होगा मैम। डिक्रीज होगा, करेक्ट। 9600 लायबिलिटी अगर शो करेंगे तो नेट असेट डिक्रीज होगा। कोई डाउट है इधर तक? एनी डाउट? एंड 12,000 इंटू 20%, 12,000 इंटू 20% कितना हुआ? 24। करेक्ट, इंटू 20%। इधर तक में कोई डाउट? एनी डाउट? ओके, ऑल राइट। अदर कंपोनेंट ऑफ, अपने बैलेंस शीट में दे रखा है अदर कंपोनेंट, एक बार देख लेते हैं। अदर कंपोनेंट दे रखा है 66,000 का, करेक्ट? 66,000 ऑन 30th सितंबर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 66,000। कोई और मिसिंग फिगर लग रहा है आपको? एनी अदर एडजस्टमेंट? क्लियर है इधर तक बस। क्लियर है, इतनी। गुड गुड। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो गया, करेक्ट। द डायरेक्टर्स ऑफ आर्लो मेजर्ड द एनसीआई ऑन 1st अक्टूबर एट 132। एनसीआई कितने का है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिख सकते हैं हम, वर्किंग नोट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई ऑन एक्विजिशन कितना है? 132, है ना। एनसीआई ऑन एक्विजिशन कितना है? 132। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी भी इधर शो कर सकते हैं हम, ठीक है। सब्सिडरी का अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी कितना है? एज पर ड्राफ्ट 66,000। ठीक है, अब एनसीआई हमें गुडविल कैलकुलेशन में चाहिए, एनसीआई 132, है ना। और फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट आप यहां से देख सकते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट, व्हाट इज योर फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट? इक्वल टू सम, इक्वल टू सम आपके जो पोर्टल है उस पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन भी दिखेगा। अगर बॉर्डर का ऑप्शन नहीं दिख रहा
तो आप ऐसे अंडरलाइन कर दें ताकि पता चल जाए इन सब का टोटल ये है। प्लीज कंफर्म, एनी डाउट? ओके, इक्वल टू सम equal to sum 565 600। ठीक है, तो आपका फेयर वैल्यू नेट एसेट कितना हुआ? अगर आप वर्किंग नोट नंबर 1 देखोगे, वर्किंग नोट नंबर 1 देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कितना है, माइनस, करेक्ट। अब अगर ये फिगर पॉजिटिव आया तो गुडविल, अगर नेगेटिव आया तो गेन ऑन पार्किंग, इक्वल टू सम 41 600। क्लियर? इधर तक कोई डाउट? एनीबडी, एनी डाउट? अब 41 600 से आपके पास आ गया गुडविल ऑन 1st October 2005, दैट इज एक्विजिशन डेट। गुडविल आ गई आपके पास। अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस होगा तो हम लिखेंगे, अदरवाइज हम एज इट इज रखेंगे। हम गुडविल को ऊपर लिख सकते हैं, गुडविल यहाँ पर शो कर सकते हैं, गुडविल। हाउ डू यू नो? वी हैव क्रिएटेड वर्किंग नोट। कौन सा? वर्किंग नोट नंबर 2। If you look at working note number 2, you will come to know that our goodwill is 41 600। आप अपने सेल्स को क्रॉस रेफर भी कर सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? प्लीज कंफर्म। क्या कोई डाउट है? ओके, गुड गुड। नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट में आपको कुछ नहीं करना था, सेकंड आपका पूरा हो गया। थर्ड, ऑन 1st October 2006 नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 2005 में बियांका कंपनी को परचेज किया, 2006 अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो 40%। अपने स्क्रैच पैड में हम लिख रहे थे, जस्ट फॉर आवर रेफरेंस, एक्वायर्ड गिनो कंपनी कितना? 40% ऑन 1st October 2006। देखो, इससे लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट एज सुन एज आप ये डेट्स लिखते हो ना, जब टाइप करते हो, आपको अलग से क्लैरिटी आ रही है कि फर्स्ट ईयर में 2005 में इन्होंने एक सब्सिडरी एक्वायर करी, 2006 में एसोसिएट कंपनी एक्वायर करी, और 2008 में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहते हैं कंसोलिडेटेड। करेक्ट? डू यू अग्री? बाय राइटिंग दीज डेट्स आपको एक क्लैरिटी मिलती है टाइमलाइन की। तो हो सकता है ये एक्स्ट्रा है, हो सकता है आपके एक्स्ट्रा 1 या 2 मिनट वेस्ट होगा, बट इसे आप फिर भी लिखेंगे, एक रूल बना लो ताकि आप डेट्स में कोई मिस्टेक ना करो। ओके, हमने एसोसिएट कंपनी एक्वायर किया 40%। द परचेज enabled Arlo to exercise a significant influence over Gino's operating and financial policies. Arlo made a cash payment of $166 million to former shareholders of Gino Company on 1st October 2006। डायरेक्ट कैश पेमेंट है, कोई डेफर्ड, कोई कंसिडरेशन अमाउंट्स नहीं है, कंटिजेंट अमाउंट्स नहीं है। आर्लो इनकर्ड एक्विजिशन कॉस्ट। आप मुझे बताओ ये एक्विजिशन कॉस्ट का क्या करना है? ये रिटेन अर्निंग में जाएगा। ये रिटेन्ड अर्निंग में से डिडक्ट हो जाएगा, बेसिक पी&एल में चार्ज होगा, ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर? ओके, क्लियर? तो आपका परचेज कंसिडरेशन अगर हम बात करेंगे तो 166 ही माना जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 166 माना जाएगा, चाहे एक्चुअल आउटफ्लो कितने का हो, 170 का। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो आप रिकॉर्ड करोगे इन्वेस्टमेंट इन associate company debit 166, cost of acquisition in P&L debit 4 million, to bank, okay, to bank 170। ऑलराइट, आपको रिकॉर्ड कैसे करोगे? असेट में रिकॉर्ड करोगे 166, P&L में रिकॉर्ड करोगे 4 मिलियन, और असेट और टू कैश करोगे 170। कंफर्म?
क्लियर? क्योंकि 170 का पेमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में 170 इंक्लूडेड है। एक बार चेक करें हम, हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है। अगर आप 660 में से माइनस 420 करते हो तो 240, ठीक है, 60 है। क्लियर है मेरा ऑडियो? ओके। जो 660 है इसमें आपका वो वाला इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है, करेक्ट? आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है। 660 includes both बियांका एंड गिनो। ठीक है, दोनों का इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ भी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं कर रखा। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है? ये समझ आ गया 166। तो आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन गिनो कंपनी, एक वर्किंग नोट बना सकते हैं, वर्किंग नोट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, करेक्ट? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आपका क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 166, करेक्ट? 166। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 166, करेक्ट। और जो 4 मिलियन आपका एक्स्ट्रा था उसे आप पी एंड एल में से हटा सकते हो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रियंका कंपनी, सेम कॉस्ट ऑफ गिनो कंपनी कितना है? -4000। ओके, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट, on 1st October 2006 the carrying amount of net asset of Gino was 380। 380 का नेट असेट है गिनो कंपनी का। This had increased to 492 by 30th September। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स बता सकते हो? By reading the statement, can you identify post acquisition profits? 112। 492 minus 380 कितना हो गया? 112। आपकी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने हो गए? 112। क्लियर? अब इस 112 में से ऑल ऑफ द इंक्रीज वाज एट्रीब्यूटेबल टू रिटेन्ड अर्निंग्स। सब कुछ पी एंड एल और रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट है, अदर देन रिवैल्यूएशन गेन ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ $32 मिलियन। बात समझो, आउट ऑफ 112 32 इज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना होगा अमाउंट? 80। 80। मतलब आप रिटेन्ड अर्निंग्स में से 80 का ऐड करोगे और 32 आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस का ऐड होगा, करेक्ट? 112 का टोटल इंक्रीज है, 112 का टोटल इंक्रीज है जिसमें से 80 रिटेन्ड अर्निंग्स से रिलेटेड है और 32 रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिलेटेड है। तो इंस्टेड ऑफ बाइफरगेटिंग 112, ओके, into 40 and 60%, इंस्टेड ऑफ दिस आपने क्या किया? 40% आप 80 का अलग लोगे और 32 मिलियन का अलग लोगे। मेक सेंस? प्लीज कंफर्म। क्लियर है बात? ओके, तो आप एक तरीके से, और इसके अलावा कोई अमाउंट है? नहीं। ओके, इतना अमाउंट हम एक बार एट्रीब्यूट करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा? शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। देखो, अगर आपको याद हो, एंड शेयर ऑफ अदर component of equity। ओके, अगर आपको याद हो तो हम एक वर्किंग नोट बनाते थे रिटेन्ड अर्निंग्स का,
करेक्ट। जहां पर हम आर्लो सब्सिडरी का क्या था अमाउंट, सब्सिडरी बियांका कंपनी और गिनो कंपनी, करेक्ट। हम एज पर ड्राफ्ट लिखते थे, एज पर ड्राफ्ट, एज पर ड्राफ्ट, है ना, एज पर ड्राफ्ट लिखा। एज पर ड्राफ्ट कितना कितना अमाउंट है, गिनो कंपनी का एज पर ड्राफ्ट है 492, जिसमें से आप प्री प्रॉफिट्स हटा दोगे, आप इसमें से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हटा दोगे, करेक्ट। कितने हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, 492 में से कितना है 380, है ना, 380, तो आपके पास आ जाएगा 112। मेक सेंस। इस 112 को आपको डिवाइड करना है। आपको याद आ रहा है, हमने क्लास में किया है, टोटल प्रॉफिट्स माइनस पोस्ट प्रॉफिट्स विल गिव यू 112। अब यहाँ पर आपके एसीसीए में ये अलग से शो नहीं करते, इंस्टेड, ओके, इंस्टेड आपको इसको डायरेक्टली यहीं पर शो करना है, 492। मुझे तो यही कन्वीनियंट लगता है वैसे। सिंगल लाइन है मैम, ऐसे शो होगा ना, हाँ, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन, हाँ सिंगल लाइन की तरह ही शो जो होगा, इन्वेस्टमेंट है करेक्ट, सिंगल लाइन की तरह, जो करेक्ट, करेक्ट, इक्विटी करेक्ट, जो करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। सो हम इसे क्या कैसे शो करेंगे, गिनो कंपनी का शेयर कहाँ है, गिनो कंपनी यहाँ पर, शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट्स कितना होगा, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्ट करेंगे, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे 80,000 इंटू 40%, करेक्ट, और हम बोलेंगे 32। 32, परफेक्ट, 32,000 इंटू 40%, क्लियर। 80,000 इंटू 40% कितना हुआ, 32। कितना 32 पॉजिटिव है, और 32,000 इंटू 40%, 32,000 इंटू 40%, 12,800। 12,800 पॉजिटिव है, तो प्रॉफिट की तरह शो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कोई और एडजस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कुछ नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, on 1st October 2006 Arlo also made an equity investment in Dino company. This investment did not give Arlo control on significant influence. इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट है, इन्होंने एक और इन्वेस्टमेंट किया है। अगर इन्वेस्टमेंट किया और ना ही कंट्रोल है, ना ही इन्वेस्टमेंट, ना ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कैसे रिकॉर्ड करते हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, एक नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह, किसकी तरह, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक फाइनेंशियल असेट की तरह, करेक्ट। इक्विटी और लाइबिलिटी होगा इशूअर के लिए, हमने क्या किया है परचेज, हमने क्या किया है इन्वेस्टमेंट, तो हमारे लिए क्या होगा फाइनेंशियल असेट, ओके, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, गॉट इट, यस मैम। okay. Arlo paid a cash of 60 million for this investment and incurred a cost of incurred acquisition cost. So transaction cost add हो जाएगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हो गया 62 मिलियन, इन्वेस्टमेंट इन डिनो कंपनी। एक और बनाएंगे वर्किंग नोट, इन्वेस्टमेंट इन डिनो कंपनी, डिनो कंपनी कितना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60 plus 2, फेयर वैल्यू लाइक कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। याद आ रहा है आपको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट की तरह, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, करेक्ट, 62,000, क्लियर। प्लीज कंफर्म, क्या आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड से कर पा रहे हो कनेक्ट, 62 मिलियन, मैम यहाँ पे ये 62,000 इसमें ऐड कर देंगे।
इस हाँ, इन्वेस्टमेंट में? ये लेकिन वो फाइनेंशियल। हाँ, वो तो एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है इसकी? अच्छा 1 सेकंड रुको। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आप नोट्स ओपन करो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नोट्स में मैं उसको अंडरस्टैंड कर गया हूँ कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट, हाँ, ठीक है। करेक्ट बिज़नेस मॉडल टेस्ट लगाएँगे। बिज़नेस मॉडल टेस्ट बिज़नेस मॉडल टेस्ट क्या करता है कि अगर आपने फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर किया है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड किया है, तो आप फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे? फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन किस पर होगा? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। करेक्ट। ओके, तो आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। अगर आपका सब्सिडरी है, एसोसिएट है, उसमें आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को P&L में चार्ज करते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल एसेट है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड हो जाता है। क्लियर? On 1st October 2006, the directors of Arlo correctly classified the investment at fair value through OCI. अगर बाद में जाके फेयर वैल्यू का कोई भी चेंज होगा, वो फेयर वैल्यू का चेंज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एडजस्ट होगा। क्लियर? ओके, प्लीज कंफर्म। क्लियर? ओके, फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एडजस्ट होगा। 62 मिलियन OCI। अब 30th सितंबर 2007 और 2008 2 साल के फिगर्स दे रखे हैं। Fair value of investment in Dino company was 70 million and 74 million respectively. 70 मिलियन हो गया, फिर 74 मिलियन हो गया। तो हर साल फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ गया? 70 माइनस 62, 8 मिलियन बढ़ गया। सेकेंड ईयर में और 4 मिलियन बढ़ गया। क्लियर? However, the directors accounted for this investment correctly on 30th September 2007. अभी इन्होंने फर्स्ट 8 मिलियन का इंक्रीज 2007 का इंक्रीज अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, तो हम अलग से एडजस्ट नहीं करेंगे। दे हैव येट टू रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू एट 30th सितंबर 2004। बात समझना, मतलब जो 2008 में जो 4 मिलियन का इंक्रीज हुआ है, अभी ये रिकॉर्ड करना बचा हुआ है। फिर से ये लास्ट पैराग्राफ को रीड करो और कंफर्म करो आपका समझ अंडरस्टैंडिंग। फिर से रीड करेंगे। बस इसको कंफ्यूजन मैंने की है, इसको कंफ्यूज करने की है वो। करेक्ट है ना? जितना ध्यान से आप पढ़ोगे, स्ट्रेट अवे बोल रहा है कि टोटल 12 मिलियन का इंक्रीज हुआ है। ओके, फर्स्ट 8 मिलियन का कब हुआ है? 2007 में। और नेक्स्ट 4 मिलियन का इंक्रीज कब हुआ है? 2008 में। 2007 के फिगर्स को तो रिकॉर्ड कर लिया, 2008 के फिगर्स को अभी बचा है, मतलब 4 मिलियन को इंक्रीज करना बचा है। मेक सेंस? करेक्ट? ओके, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, कॉस्ट से लेकर चलोगे, तो इंक्रीज in fair value through OCI in 2007, और फिर सेम देखो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ेगा, बात समझना, 8,000 और 4,000 से। करेक्ट, इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज होगा। करेक्ट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, बट आपका P&L सिर्फ और सिर्फ 2,000। P&L कितने से इंक्रीज होगा? वेयर इज योर P&L? P&L अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, यहाँ पर gain on fair valuation, gain on fair valuation of investment in Dino company। करेक्ट? कोई डाउट है? प्लीज कंफर्म। कोई डाउट है? एनी डाउट? क्लियर है एकदम कि आपने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया, अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ा दिया और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, है ना? अभी हम मान रहे हैं कि ये फर्स्ट 8,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आप 70 से चालू करो
तो आपको ये अलग से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। आप इसे 70 भी रिकॉर्ड कर सकते हो कि ओपनिंग आपका 70,000 है और आपने 4,000 इंक्रीज कर दिया, या फिर आपने 62 अगर लिखा है, स्टार्टिंग कॉस्ट से चालू किया है, तो आप फर्स्ट ईयर का इंक्रीज, सेकेंड ईयर का इंक्रीज दोनों शो करोगे। कोई डाउट है कि हमने यहाँ पे 12 पे सिर्फ 4,000? एनी डाउट? क्लियर क्या मैम। कोई क्लियर है? ठीक है, गुड। जितना अच्छे से क्वेश्चन का पढ़ोगे उतना ही आपको इजी लगेगा। तो हमने सेकेंड और थर्ड पार्ट कर लिया, अभी हमको इंटर कंपनी ट्रेडिंग करना है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते, छोटा सा ही है। ऑल राइट। आर्लो कंपनी सप्लाइज बोथ, आर्लो कंपनी सेलर है, पेरेंट सेलर है। बात समझना, अगर इंट्रा ग्रुप कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं तो सेलर के बुक्स में से प्रॉफिट रिड्यूस होता है, सेलर की रिटेन्ड अर्निंग्स में से रिड्यूस होता है, करेक्ट, और बायर की इन्वेंट्री में से। एम आई क्लियर? क्लियर। है ना? यहाँ पर आर्लो कंपनी सेल कर रही है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि कौन सेलर है कौन बायर है। सब्सिडरी भी बायर हो सकती है, सब्सिडरी सेलर भी हो सकती है, एसोसिएट भी सेल कर सकती है, एसोसिएट बाय भी कर सकती है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सेलर है कौन बायर। हमारे केस में आर्लो कंपनी पेरेंट कंपनी सेलर है, सप्लाइज बोथ बियंका एंड गिनो कंपनी विथ प्रोडक्ट्स अप्लाइंग अ मार्कअप ऑफ 25%। अगर मार्कअप है तो आपको किस पर कैलकुलेट करना है? कॉस्ट या सेलिंग प्राइस? कॉस्ट पे। कॉस्ट पे। कॉस्ट पे, वेरी गुड। टू इट्स प्रोडक्ट ऑन कॉस्ट on 30th September 2008, the inventories of Bianca and Gino Company include 60 million and 50 million respectively, which were related to these purchases. Unsold inventory, unsold stock में से क्या आपको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ता है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो आप इन्वेंट्री में से निकालोगे 60 मिलियन, देखो 60 इंटू 60 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, करेक्ट? 60 12। डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना है? 100 प्लस 25 प्लस ऑन 100, करेक्ट? तो सेलिंग ये डिवाइड कितने से होगा? 60 मिलियन डिवाइड कितने से होगा? 125 से। सो 25 डिवाइड बाय 125, क्लियर? आपके पास 12 मिलियन का अनरियलाइज प्रॉफिट आया। आप रिमूव करोगे 12 मिलियन का अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम सेलर्स कॉलम, इन्वेंट्री। करेक्ट, सेलर्स कॉलम और इन्वेंट्री। सो अनरियलाइज्ड profits, okay, unrealized profits from, okay, unrealized profit in relation to कितना अमाउंट है प्लीज कंफर्म? 60 मिलियन, 60 मिलियन। 60, करेक्ट, इनटू 25 डिवाइड बाय 125। 125 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि सेलिंग प्राइस में मार्कअप इंक्लूडेड है। 100 अगर कॉस्ट है तो 25% ऑन 100 आपका प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपने मार्कअप को इंक्लूड किया। सो 60,000 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 25, सेलर के कॉलम में से डिडक्ट हो जाएगा, सेलर का कॉलम में से डिडक्ट हो जाएगा, और बायर की इन्वेंट्री में से डिड्यूस हो जाएगा, करेक्ट? दिस इज इन्वेंट्री का आप अलग से वो भी बना सकते हो, इन्वेंट्री का आप अलग से स्टेटमेंट भी बना सकते हैं इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री कहाँ है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो भी आप लिखोगे, जो भी आपकी इन्वेंट्री है, ओके, उसमें से आपको कितना माइनस करना है? 12,000 माइनस करना है अनरियलाइज प्रॉफिट, क्लियर? कोई डाउट है? प्लीज कंफर्म। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट। और 50 मिलियन में से भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है अनरियलाइज प्रॉफिट, तो 50 मिलियन, एसोसिएट का। करेक्ट, इंटू 25, तो कितना आया? 10। 10 मिलियन अनरियलाइज प्रॉफिट है, आप कहाँ से एक्सक्लूड करोगे?
फिर से सेलर के कॉलम में से अनरियलाइज प्रॉफिट सेलर के प्रॉफिट में से होएगा, करेक्ट? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, मैम ये डायरेक्ट एसोसिएट में से नहीं होगा? मैं बताती हूँ, 50,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, ओके। सेलर के प्रॉफिट्स में से होगा, सेलर कौन है? पेरेंट कंपनी। सेलर के कॉलम में से होगा, पेरेंट के कॉलम में से होगा, और बायर की इन्वेंट्री में से होगा। अब डू यू एग्री, बायर की इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, एसोसिएट की इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती लाइन बाय लाइन, करेक्ट? यस मैम। तो आप एसोसिएट की इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, तो आप एसोसिएट का जो इन्वेस्टमेंट है यहां से रिमूव करो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स इन अनसोल्ड स्टॉक। क्लियर? प्लीज कंफर्म। कोई डाउट है? इनटू 25 डिवाइड बाय 125 माइनस 10,000। ऑलराइट, बायर के असेट में से रिड्यूस होगा और सेलर के रिटेन्ड अर्निंग्स में से रिड्यूस होगा। क्लियर? नेक्स्ट, एट 30th September 2008, the trade receivables of Arlo included 48 million of sales to Bianca and 36 million of sales to Gino Company. The trade payables of Bianca Company showed 48 million and the trade payables of Gino Company showed 36 million. आप पता कर सकते हो क्या डिफरेंस है ट्रेड पेबल और ट्रेड पेबल? ये रहा इंट्रा कंपनी बैलेंसेस है, करेक्ट? इंट्रा कंपनी बैलेंसेस मैच भी हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 48 मिलियन, तो आर्लो कंपनी ने सेल किया, आर्लो कंपनी ने अगर सेल किया 48 मिलियन का, तो उनके पास ट्रेड रिसीवेबल्स है 48 मिलियन के, और बियंका कंपनी ने परचेज किया तो उनके पास भी पेबल्स है 48 मिलियन के, फिर एंड 36 मिलियन सेल्स टू गिनो कंपनी और ट्रेड पेबल्स। एग्जैक्ट बैलेंस मैच कर रहा है क्या? कोई कैश इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट है? मैम इसमें ये होगा ना, रिसीवेबल और पेएबल जो है ना 48 और 48 से जो ना वो रिड्यूस हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे, बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना। सो 48 और 48 तो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? गिनो कंपनी एसोसिएट कंपनी है, एसोसिएट कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेएबल लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट ही नहीं होते, तो आपको एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई डाउट है? प्लीज कंफर्म। ओके, सो आप 48 को रिड्यूस कर दोगे, ट्रेड रिसीवेबल में से 48 माइनस हो जाएगा, माइनस 48,000 कितना है 48,000 इंट्रा ग्रुप बैलेंस, ऑलराइट, और आपके ट्रेड पेबल में से भी इतना ही सेम अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। ओके, इधर तक कोई डाउट है? आप ये हमने ये भी कवर कर लिया, ठीक है। आप फिफ्थ वाले पॉइंट को रीड करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। विजिबल है? ओके, नेक्स्ट, on 1st May 2008, Arlo began production of a new product they felt would place them ahead of competitors. When it is launched in October 2008. The inventories of Arlo in the draft statement of financial position at 30th September 2008 included production cost
रिलेटिंग टू इट्स न्यू प्रोडक्ट ऑफ 51 मिलियन। कॉस्टिंग दे रखी है 51 मिलियन। कॉस्टिंग कैसे है? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एलोकेशन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप नोट कर लेना। आपके एक्चुअल ओवरहेड्स जो आपने डायरेक्टली इसी इन्वेंट्री के लिए इनकर किए हैं वो ऐड होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं, हमेशा पार्ट बनते हैं एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड जैसे एग्जांपल मान लो पैकिंग, पैकिंग का मटेरियल उसी आइटम के लिए लग रहा है, इंक्लूड होगा। बट एलोकेशन इंक्लूड नहीं होता। हमने एक रेंट भरा प्रीमाइस का, उस रेंट को आप अपने इन्वेंट्री, मान लो आपकी इन्वेंट्री है 10,000 यूनिट्स की, तो और आपने रेंट भरा 10,000 का, तो आपने हर एक यूनिट पर 1-1 रुपए का रेंट एट्रीब्यूट कर दिया। ये डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है, कभी भी इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है इधर तक? एलोकेशन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स विल नेवर बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री आपको सिर्फ और सिर्फ 48 की ही लिखनी है, आपको 3000 की नहीं लिखनी। आपकी जो इन्वेंट्री 51,000 की है उसमें से आपको 3000 डिडक्ट करना है। मेक सेंस? प्लीज कंफर्म। एनआरवी कितनी मानी जाएगी? ओके, क्लियर है? कोई डाउट है? गुड गुड गुड। ओके, नेक्स्ट, an assessment of the new product at 30th September 2008 has identified a design flaw। कोई दिक्कत हो गई, कोई फ्लॉ है, कोई गलती है। The directors of Arlo reasonably believe if they spend $4 million on modification, उन्होंने उसमें चेंजेस किए, $4 million के एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई जो कि नेसेसरी थी ताकि वो सेलेबल कंडीशन में आए। नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक श्योर दैट द सेल takes place. It would be possible to sell the inventory of $50 million। तब सेलिंग प्राइस कितना होगा? $50 million। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है? $50 million। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है? $4 million। सेलिंग एक्सपेंसेस वुड अमाउंट टू 5% ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, क्या आप एनआरवी कैलकुलेट कर सकते हो? कैन यू कैलकुलेट एनआरवी? 43,500 मैम। 43,500, वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट किया? 50% का 500 है, उसमें से ये 4,000 जो रिड्यूस हो जाएगा। करेक्ट, तो हमें ये इसका वर्किंग नोट बनाना है। ऑलराइट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ओके, किसका? कॉस्ट का, इन्वेंट्रीज, और वर्किंग नोट बनाना है डब्ल्यूआरबी का, एनआरबी का। वर्किंग नोट फॉर एनआरबी। ठीक है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है? 50,000। कितना? 50,000। 50,000, करेक्ट। 50,000 आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी है? एट द रेट 5%, करेक्ट। करेक्ट। कितना हो गया? 2,500। इंटू 5%, माइनस में शो कर देंगे। अब सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा आपने एस्टिमेटेड एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, कॉस्ट, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। करेक्ट, नेसेसरी टू मेक टू ब्रिंग asset in a saleable condition। ओके, सेलेबल कंडीशन कितना है? 4,000, 4 मिलियन है ना, 4 मिलियन उन्होंने अंदर किया, करेक्ट। एनआरवी कितना हो जाएगा? 43,500। करेक्ट, ओके, इक्वल टू सम, ओके। अब आपके पास कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट
ऑफ इन्वेंट्री 4800 48,000 48,000। हाँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है 48,000 और एनआरवी कितना है 43,500। कैसे पता आपको? आप देख सकते हो वर्किंग नोट नीचे वाला। इन दोनों में से किस पर रिकॉर्ड करोगे? किस पर रिकॉर्ड करोगे? एनआरवी में, एनआरवी करेक्ट। तो रिटर्न डाउन हो जाएगा, रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंटरी कितना है? 4500। करेक्ट। 4500 से आप इन्वेंट्री को रिड्यूस कर दोगे। अच्छा, इन्वेंट्री रिड्यूस होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। करेक्ट, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे करेक्ट। और इन्वेंट्री कम हो जाएगा। सो आप रिटेन्ड अर्निंग्स में से रिड्यूस कर सकते हो। करेक्ट, रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री करेक्ट। कितना? माइनस 43,500, सॉरी 40,500 और आप इन्वेंट्री में से रिड्यूस कर दोगे। इन्वेंट्री, जो भी आपकी इन्वेंट्री है उसमें से आप कितना रिड्यूस करोगे? माइनस कितना? 4500। 4500। क्यों? क्योंकि रिटर्न डाउन। क्लियर है? कोई डाउट इधर तक? इसी के साथ इसमें से, हमारा, हाँ बोलो। इसमें आई थिंक मैम ये अपना 3000 भी होगा ना रिड्यूस दोनों तरफ से? 3,000 कहाँ से? एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री जनरल थाउजेंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी। 3,000 3,000 ऑलरेडी रिड्यूस नहीं है। अच्छा, अगर आपने 51 पे रिकॉर्ड कर रखा है, करेक्ट, अगर 51 पर करेक्ट रिकॉर्ड है। कर रखा है इंक्लूडेड, तो आपको ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा 51। 51 3000 3,000 को इन्वेंट्री से रिड्यूस करना पड़ेगा। इन्वेंट्री क्या है हमारी? एंड प्रॉफिट आई थिंक आल्सो। इन्वेंट्री 3,000। अच्छा, पीएनएल में से रिड्यूस नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो आपका एक्सपेंस तो है ही। अब आप इन्वेंट्री में डेबिट नहीं कर रहे तो आपको पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा। यस और नो? प्लीज इन्वेंट्री में कंफर्म। से जाएगा, लेकिन अगर इसमें जो रिड्यूस होना प्रॉफिट, उसमें भी नहीं जाएगा रिटेन अर्निंग में? ठीक है। कितना अमाउंट है? इन्वेंट्री में से रिड्यूस किया, 3000। इन्वेंट्री का है। 3000। इन्वेंट्री 3,000 माइनस 3,000 ना, एलोकेटेड ओवरहेड्स। मैम यहाँ पे, यहाँ से होगा ना रिड्यूस होगा तो प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा ना रिटेन अर्निंग में, यानी यानी कि वहाँ से भी रिड्यूस हो जाएगा। एलोकेटेड, एक सेकेंड। रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, है ना। रिटेन्ड अर्निंग्स का है हमारे पास ये, रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री। ये आप इसी के साथ एक और चीज देख सकते हो। अब इसमें मेरे को अगर लाइन ऐड करनी है तो कहाँ से ऐड करेंगे? इसको कट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, है ना। इसे कट करेंगे, या तो आप यहां से कट कर सकते हैं। कट किया और इसे एक लाइन बिलो पेस्ट कर देंगे। नहीं, मुझे इसकी समझ नहीं आई, इसमें ऐड करने के लिए क्या करना है? अगेंस्ट लाइन प्लीज। ऐड करने के लिए, लाइन ऐड क्या किया? जो भी अपने पास था, एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लाइन ऐड करनी है तो कंट्रोल एक्स किया और इसे पेस्ट कर दिया इधर। कंट्रोल एक्स किया और इसे पेस्ट ओके। कर दिया डाउनवर्ड्स। कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर देना है हाँ, तो दूसरी आपके जगह पास पे कर एक्स्ट्रा। दो। ओके ओके। ओके। और एडमिन ओवरहेड्स कितना? माइनस 3,000। और कोई एडजस्टमेंट बचा है? एनी अदर एडजस्टमेंट? नहीं नहीं, फिनिश। कोई अदर एडजस्टमेंट नहीं है। करेक्ट, हमने एक्सपेंसेस वगैरह भी एडजस्ट कर दिया है, सब कुछ एडजस्टेड है। ऐसे आपको एग्जिबिट्स का यूज करना है और अपने
स्प्रेडशीट को कंप्लीट करना है। अब हम इसे फुल फ्लेज ले सकते हैं। अब बिफोर गोइंग विद द लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन, आई वुड सजेस्ट सारी वर्किंग्स को क्रॉस चेक कर लो। गुडविल कैलकुलेशन हो गया है, 41,600 वहां पे पोस्ट कर दिया। रिटेन्ड अर्निंग्स, बियंका कंपनी के कोई प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है, बियंका कंपनी के प्रॉफिट्स को कोई एडजस्टमेंट नहीं, करना है। नहीं, इसका स्टेटमेंट वाला लेना होगा। कौन सा? प्रॉफ स्टेटमेंट वाला लेना होगा, करेक्ट। ओके, तो आप जो स्टेटमेंट ओके, वाला है उसका शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट्स ऐड कर देंगे, करेक्ट। यस मैम। शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट्स कितना होगा? तो बियंका कंपनी का यहाँ से डिलीट किया हमने और यहाँ पर ऐड कर दिया शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। कितना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स? कितना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स? हमारे प्री प्रॉफिट्स कितने हैं? 160, करेक्ट। और एंडिंग प्रॉफिट्स कितने हैं? 250। तो पोस्ट प्रॉफिट्स कितने हो गए? बताओ, पोस्ट प्रॉफिट्स कितने हो गए? 90। 90, है ना। 90, इसमें कोई एडजस्टमेंट है? और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, कोई और एडजस्टमेंट इस है नेट असेट की? इसमें एडजस्टमेंट है ना मैम, अपना उसकी फेयर वैल्यू की। फेयर वैल्यू की, करेक्ट। फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन की कितना होगा? डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट। 12,000 था ना इसका एडजस्टमेंट, और इसमें से रिड्यूस हो जाएगा ये अपना डीटीएल। पोस्ट एक्विजिशन का एडजस्टमेंट 12,000 और डीटीएल कितना हुआ अमाउंट? कितना हुआ अमाउंट? जस्ट 90,000 सेकंड। माइनस 99,600। 99 600। 600, ओके। 90,000, इसमें से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है आपका 12,000 का पोस्ट एक्विजिशन में। अच्छा, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में आपने 36,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है, करेक्ट। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में आपने 36,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है, करेक्ट, करेक्ट। है ना। तो आपका जो 90,000 का डिफरेंस है उसमें से आप 36,000 डिडक्ट करोगे। 90,000 माइनस 36,000 कितना हो गया? 54, ऑलराइट। और आपका डेफर्ड एडजस्टमेंट हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है पर्सनली मुझे, तो आप यहाँ पर बियंका कंपनी का एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। जो भी एडजस्टमेंट है प्री प्रॉफिट्स के, वो एडजस्ट कर मैं कर हाँ मैं उसको दूसरे तरीके से करता हूँ, शायद मैंने वो आपको शेयर भी किया था। मैं तो उसको चेंजेस वहीं पे कर देता हूँ। वहीं पे कर देते हैं, वो भी ठीक है। तो आपका जो पोस्ट प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट है वो एडजस्ट हो जाएगा। जो आपके रिटेन्ड अर्निंग का वैल्यू है वो एडजस्ट हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एनसीआई में कोई और क्लियर, एडजस्टमेंट नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, है ना, और शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रीवैल्यूएशन सरप्लस एडजस्ट हो जाएगा, करेक्ट। जो भी अमाउंट है उसका 75% और 75%, क्लियर। सब्सिडी ने जो भी पोस्ट प्रॉफिट्स कमाए हैं और पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस है उनका 25 आएगा ना, 25% आएगा ना। 25%, सही है, सही है, सॉरी सॉरी। पेरेंट को 75% मिलेगा, इसमें 25%, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन गिनो, और कुछ नहीं करना, ये एज इट इज लिख दिया जाएगा नेट अमाउंट, ओके। नेट अमाउंट आ जाएगा जो भी आपका सम टोटल आता है। फिर ये भी कुछ और चेंज नहीं करना, 74 पर ये भी लिख देंगे हम, करेक्ट। इसका भी टोटल कर 74,000 का हम बैलेंस शीट पे शो कर देंगे। इन्वेंट्री हमने 4500 से ऑलरेडी रिड्यूस कर दी,
3000 से ऑलरेडी रिड्यूस कर दी, है ना? और एनआरवी का आपको कुछ करना नहीं यस है। मैम। सारे एडजस्टमेंट्स पूरे हो गए, हम लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन की तरफ जा सकते हैं। ओके, यहां से फिगर्स को कंट्रोल एक्स किया, यहां पर पेस्ट किया। अब यहां पर आपके पास स्टेटमेंट की जगह आप यहां पर लिखो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30th September फॉर आर्लो ग्रुप, फॉर आर्लो ग्रुप या आर्लो कंपनी, करेक्ट? यहां पर जो आपके सीएफएस के अमाउंट है वो आप शो करोगे। अब जो आपकी वैल्यू है कितनी है, 820, यहां पर भी आपको शो करना है 820 प्लस 470 प्लस 48,000 माइनस 36,000, तो आपके पास वैल्यू कितना आया 1302, आपको ऐसे शो करना है। क्लियर? ये बाद में लास्ट में आप इसे रिमूव कर सकते हो। प्लीज कंफर्म, गॉट इट? गॉट इट मैम। है ना? आपको तीनों कॉलम्स नहीं दिखाने, समझना बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, दे कीप इट एज इट इज। कभी आपने ऐसा सीएफएस देखा है जहाँ पे इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स और सीएफएस एक साथ है? नहीं। जब हम सीएफएस बनाते हैं, जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, सिर्फ एक ही कॉलम शो करना है, ओनली वन कॉलम विच विल हैव ऑल द फिगर्स डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे गुडविल है 41,600, तो आपने 41,600 यहाँ पर शो कर दिया, करेक्ट है ना? यहाँ से हटा दिया। फिर आपके पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, सब्सिडरी का हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। डिनो कंपनी का इन्वेस्टमेंट लिखोगे और गिनो कंपनी का इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दोनों शो किया जाएगा। प्लीज कंफर्म, गॉट इट? क्लियर है? गॉट इट मैम। ओके, चलो शो करो तो फिर। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा? कैन यू टेल मी द टोटल इन्वेस्टमेंट मैम इन दो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट? हाँ, एक 74,000 करेक्ट, एक आ जाएगा। परफेक्ट है ना? इन्वेस्टमेंट ये आएगा प्लस इन डिनो कंपनी, करेक्ट? और एक आएगा इन्वेस्टमेंट इन, एक आएगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, करेक्ट? इन एसोसिएट कंपनी जो क्या है, एसोसिएट। कितना क्या है, गिनो कंपनी, एसोसिएट कंपनी, करेक्ट? आप इसका वर्किंग नोट देख सकते हो, वर्किंग नोट बना रखा है हमने गिनो कंपनी के लिए और डिनो कंपनी के लिए, दोनों के लिए। वर्किंग नोट नंबर आप शो कर सकते हो इसमें, हमने लिखना बंद कर दिया, आप कर सकते हो, ठीक है? 3 4 5 6, तो आप 6 और 7 शो कर सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 6 और यहाँ पर से आप वर्किंग नोट नंबर 7 भी शो कर सकते हो, ठीक है? कोई डाउट? गुड, है ना? वो इन्वेस्टमेंट इन गिनो कंपनी कितना है? इक्वल्स टू सम 200800। ओके, कोई और एडजस्टमेंट है? माइनस कर दिया था हमने। कोई और प्रॉफिट्स है, कुछ और अमाउंट है, एनी अदर एडजस्टमेंट? नो मैम। सेकंड में चेक कर लेते हैं, आई चेक वंस। ठीक है, यही है ना? आपने ये अमाउंट लिख दिया, ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हो इसे। कैन यू ट्राई?
यस मैम, यस। ओके, ओके, गुड, गुड, गुड। ठीक है, तो आप ऐसे ही कंप्लीट करोगे और जो आपको ये ऑलरेडी प्री फॉर्मेटेड टेबल दे रखी है, आप उसका अच्छे से यूज़ करोगे, है ना? और बाद में कट कर कर राइट में पेस्ट कर देना, इनके फिगर को रेफरेंस करते हुए अपने नए फिगर्स इधर शो करना। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिलीट करना होगा आपको। स्टेटमेंट को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की तरह रीनेम करना होगा अपने आंसर में। और एक भी पॉइंट ना ओके छूटे मैम। उसके लिए क्या करोगे? आप एक-एक एग्ज़िबिट पढ़ते जाओ, अच्छे से उसको समझो और डबल एंट्री इफेक्ट देते हुए जाओ। ठीक है? ओके मैम, ओके। और पूछना है आपको कुछ? थैंक यू मैम। ठीक है, अभी ओके, इसका ओके। नेक्स्ट जो है मॉक टेस्ट, वो अपना सैटरडे को है, हाँ, दोनों सैटरडे का। को। हाँ, सैटरडे को मॉक ठीक है, टेस्ट और संडे को आप 3 घंटे का एक प्रॉपर मॉक लिखोगे, जिसमें प्रॉपर 3 आवर का टाइमर सेट कर कर देखना कि आप कितना कंप्लीट कर पा रहे हो। है ना? ओके, ओके? ओके, श्योर। ओके मैम। हाँ, और आपका जो मॉक नंबर 5 है वो आपको वो री-अटेम्प्ट अभी मैं करना है। वो आज मैं करता हूँ, वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, वो ठीक आज है। ही कर लूँगा। ठीक है मैम। मोस्ट प्रॉफिट्स कैसे देखते हैं ये आपको मैं एक बार समझा देती हूँ नोट्स के थ्रू। नेट असेट 565 600 की है क्लोजिंग में। सो पोस्ट प्रॉफिट्स इक्वल्स टू पोस्ट टोटल प्रॉफिट्स है जो भी इक्वल्स टू 565 600 565 600 माइनस 502 400। इसका मतलब कितना अमाउंट है? 60 565 माइनस 502 400 63 200 करेक्ट। 63 200। अब 63 200 में से आप देख सकते हो 2000 जो चेंज है वो रिटेन्ड अर्निंग्स का है। तो आप बोल सकते हो कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स इक्वल्स टू 61 200, जबकि पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन सरप्लस या अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी ऑफ इक्विटी ओके इक्वल्स टू 2000। तो टोटल कितना हो गया? 63 200, जिसमें से 61 200 प्रॉफिट्स के लिए है और 2000 अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के लिए है। अब आप 61 200 का पोर्शन कर दोगे। 61 200 61 200 इंटू 75% कितना हो गया? 61 200 इंटू 75% 45 900। अब 61 200 को आप बचे हुए 2000 को अदर कंपोनेंट में करोगे। शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम सब्सिडरीज बियांका कंपनी कितना होगा? 2000 इंटू 75% करेक्ट। अब वहीं पर आप एनसीआई को शेयर दोगे ऑफ 61 200 और 25% ऑफ 2000। क्लियर है? 63 200 डिवाइड हो जाएगा पेरेंट और एनसीआई में इन देयर रेस्पेक्टिव रेशियोज। सो इक्वल्स टू 61 200 इंटू 25% और 2000 इंटू 25%। इस तरीके से आपके पास एनसीआई भी आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर का ऑप्शन नहीं है, आपके एग्जाम में आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप बॉर्डर कर कर भी शो कर सकते हैं। इक्वल्स टू सम इनको ऐड कर दिया, इसे अंडरलाइन कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा ये टोटल है इनका। ओके, सो आपके पास में शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आ गए। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी को ऐड कर लेते हैं। इक्वल टू सम ओके 71 500। इसके अलावा आप देखो रिटेन्ड अर्निंग में कुछ शेयर तो नहीं बचा, हमने कॉस्ट वगैरह ऐड कर दिया।
अब अगर कोई इंक्रीज होता है फेयर वैल्यू का, तो हमने वो फेयर वैल्यू इंक्रीज लिखा था कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में, ओसीआई में, करेक्ट है ना। ऐसे ही हमारा जो सब एसोसिएट कंपनी है गिनो कंपनी, अगर गिनो कंपनी ने भी कुछ अर्न किया है, ये हमारा एनसीआई आ गया। अगर गिनो कंपनी ने भी कुछ अर्न किया है तो वो अर्निंग्स हमारे रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक लाइन और ऐड करना है। हाउ डू यू ऐड एनी लाइन? बाय, ओके, आप कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स और एक लाइन इंसर्ट करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे, ऐसे सारी चीजें शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम एसोसिएट कंपनी में लिखना है, फ्रॉम एसोसिएट कंपनी दैट इज गिनो कंपनी। गिनो कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स है, कितने प्रॉफिट्स है गिनो कंपनी के? गिनो कंपनी के जो पोस्ट प्रॉफिट्स है दैट इज 80,000, उस 80,000 का आपको 40% मिलेगा, ठीक है। गिनो कंपनी का 32,000 इंटू 40%, दैट इज हाउ मच? 32,000 इंटू 40%, दैट इज 12,800, ओके। 32,000 इंटू 40%। अच्छा, एक बात, जो हमने अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला था फ्रॉम एसोसिएट कंपनी, उसका सिर्फ और सिर्फ शेयर रिमूव होता है, पूरा अनरियलाइज प्रॉफिट रिमूव नहीं होगा, इंस्टेड शेयर रिमूव होगा। शेयर कितना है? अगर 40% एक्विजिशन है तो 40% शेयर है, तो आपको पूरा लॉसेस नहीं मिलेंगे, इंस्टेड सिर्फ और सिर्फ 4,000 का ही डिडक्ट होगा। शेयर प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट अनरियलाइज प्रॉफिट रिमूव होगा, ओके, इन रिलेशन टू गिनो कंपनी और गिनो कंपनी, ओके, फॉर गिनो कंपनी, और पूरा का पूरा अनरियलाइज प्रॉफिट होगा फॉर सब्सिडरी कंपनी दैट इज बियंका कंपनी, ओके। दोनों में फर्क है। 32,000 इंटू 40%, दैट इज, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 सेकेंड। 80,000 है, 82,000 इंटू 40%, 32,000, 32,000 तो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का है, सो 80,000 इंटू 40%, दैट इज 32,000। आपके एसीसीए में इनको नेट कर कर शो कर रखा है 28,000, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब ध्यान देंगे, इसे नेट कर कर भी शो कर सकते हैं, और आप इसे फुल्ली शो कर कर 32,000 माइनस 4,000 भी शो कर सकते हैं, नहीं तो सेपरेटली भी शो कर सकते हैं, सेम इम्पैक्ट आएगा। आप पीएनएल में क्या करते हैं, शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं जो भी आपका अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, और वो आपको ऐड हो जाता है। तो नेट कर कर 28,000 भी शो कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग अमाउंट्स भी शो कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास आ गया 402 400, तो रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट आ गया 402 400, ओके। आप रिटेन्ड अर्निंग्स में लिख दोगे, रिटेन्ड अर्निंग्स 402 400, और इसे आप क्रॉस सेल भी शो कर सकते हो, इक्वल्स टू। क्रॉस वेरीफाई करने में, क्रॉस रेफरेंस करने में दो फायदा है। एक तो टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती, जैसे अभी मैंने 4020 लिख दिया था, ऐसे बहुत आसानी से जल्दी जल्दी में हो सकती है रेफरेंस। इसके अलावा आप वर्किंग नोट के नंबर्स मेंशन कर देना, वर्किंग नोट नंबर जो भी आपका है 3 4, वो मेंशन जरूर करना। अपना वर्किंग नोट नंबर कितना है? 3, सो वी विल राइट वर्किंग नोट नंबर 3, ओके। सो हमें पोस्ट प्रॉफिट समझ आ गए, पोस्ट प्रॉफिट्स, प्री और पोस्ट प्रॉफिट्स, करेक्ट, प्री और पोस्ट प्रॉफिट समझ आ गए हमारे पास। इनका शेयर भी एट्रीब्यूट कर दिया। एनसीआई कितना है, यहाँ पर भी तो ऐड करना है, इंसर्ट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। अब आपको जो अमाउंट मिला है फ्रॉम गिनो कंपनी,
proportionate share of post acquisition कितना है 32,000 है ना 32,000 इंटू 40%। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे इंटू 40%। आप डायरेक्टली जब आप रिकॉर्ड करते हो तभी आप डबल इम्पैक्ट देना, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। 32,000 इंटू 40% कितना हुआ 12,800। 12,800 चेक कर लेना आपका टोटल G78 से 81 तक सारे फिगर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। अदर कंपोनेंट्स हो गया एनसीआई 147,800। तो अब एनसीआई की वैल्यू हमारे टेबल में नहीं है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो आप इक्विटी में अलग से ऐड करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऐड करेंगे यहाँ पर। सो कंट्रोल एक्स कर आप नीचे पेस्ट कर सकते हैं। लाइबिलिटी पार्ट को आपने कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर नीचे पेस्ट किया, तो आपके पास इक्विटी के बाद में आ जाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो कि आप वर्किंग नोट से देख सकते हैं, वर्किंग नोट रेफर करेंगे। वर्किंग नोट नंबर कितना है 5। तो वर्किंग नोट नंबर 5 आपने शो किया और वैल्यू कितना है 147 800। ओके, 147 800 इक्विटी का पार्ट नहीं होता, अलग से शो करना होता है इसे। इक्विटी को आप बोल्ड कर सकते हैं, एनसीआई इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट इन गिनो कंपनी शो करेंगे 200 एंड 800 पर। ओके, अब और इन्वेस्टमेंट इन डिनो कंपनी भी ऐड करेंगे। अब ये जो शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट्स है एक्विजिशन का, ये पोस्ट प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट के बाद नहीं है, ये पोस्ट प्रॉफिट स्ट्रेट अवे है। तो इस पोस्ट प्रॉफिट्स को एडजस्ट करने के लिए आपने आपको रिमूव करना है ये 10,000 का शेयर। ओके, तो ये शेयर भी आपको पूरा एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनेट रिमूव करना है। कितना रिमूव करना है, यहाँ पर हमने फुल रिमूव किया, आपको रिमूव करना है सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनेट, क्योंकि एसोसिएट के केस में हम प्रोपोर्शनेट ही रिमूव करते हैं। तो प्रोपोर्शनेटली रिमूव करना है कितना परसेंट 40%। आपको रिमूव सिर्फ और सिर्फ 4,000 करना है, -4,000। ओके, सो आपके पास इन्वेस्टमेंट इन गिनो कंपनी आ गया 2,06,000। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 6। ये हमने वैल्यूज लिख दी है, अगर तो आप एक बार चेक कर लेंगे। 6, फिर वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 8। और भी आप एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स बना सकते हैं, जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसका वर्किंग नोट बनाने से क्लैरिटी आती है आंसर में भी और मार्क्स सिक्योर करने में भी। सो अभी हमें इन्वेस्टमेंट इन गिनो कंपनी लिखना है 206,800, वर्किंग नोट नंबर 6 करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन गिनो कंपनी है 206,800 और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिनो कंपनी है वर्किंग नोट नंबर 7 करेक्ट। इतना अभी हमने ऐड नहीं किया है, जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिनो कंपनी इक्वल्स टू 74 करेक्ट। आपका ऊपर भी 74,000 रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे दे रखा था। करंट असेट में कोई ज्यादा चेंज नहीं करना, करंट असेट में आप ऐड करोगे
320 एंड 170। तो आपको यहाँ पर शो करना है 320 प्लस 170 माइनस 12,000, करेक्ट, माइनस 12,000 माइनस 4,500 माइनस 3,000। मुझे अमाउंट बताएंगे। 320 प्लस 170 माइनस 12,000 माइनस 4,500 माइनस 3,000, 470 500, 470 4,70,500। तो आपने यहाँ पर लिखा 4,70,500। ओके, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में आप लिखेंगे 280 140 280 140 माइनस 48,000। सो 280 प्लस 140 माइनस 48,000, 372। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ अलग से करना नहीं है, सेम आपका वैल्यू आ जाएगी, सेम एग्जैक्ट 80,000 प्लस 60,000। कितना वैल्यू है? 80 प्लस 60 140। इसी के साथ आपका करंट असेट आ गया। आप टोटल लगा दोगे, करंट असेट का टोटल है इक्वल्स टू सम ओके 982 500। नॉन करंट असेट का टोटल है नॉन करंट असेट का टोटल है इक्वल्स टू सम 162 टू 400। ओके, सो आपके पास टोटल असेट आ जाएगा इक्वल्स टू दिस प्लस ओके 26069,900। अब आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? वैल्यू में दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 840। हम सब्सिडी का तो लेंगे नहीं, सिर्फ 840। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी के लिए भी हमारे पास वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4 कितने का है? कितना अमाउंट है? अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी 84,300, करेक्ट। एक बार शेयर कर लेते हैं। इसमें आपने शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट्स ऐड कर दिया है। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी ये हो गया, ये हो गया। गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन हो गया। शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम बियंका, ओके। तो आपने पेरेंट का शेयर लिया, पेरेंट का प्रॉफिट्स कितने हैं? 190, करेक्ट। 190 पेरेंट का शेयर है और आपने बचे हुए 66,000 में से एडजस्टेड प्रॉफिट्स लिया। एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने हैं पोस्ट एक्विजिशन के? सिर्फ 2,000, तो 2,000 का शेयर ले लिया, करेक्ट। 2,000 का सिर्फ और सिर्फ इसमें शेयर ले लिया 2,000 का, दैट इज 1,500। और जो भी एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर वो आपने कर लिए। सो 208,300। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू 208,300। नेक्स्ट आपका एनसीआई हो गया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो यू कैन स्ट्रेट अवे गो विथ द एडजस्टमेंट। ब्रैकेट में शो करना जरूरी है क्या? हाँ, यस, यू हैव टू शो दिस 360 प्लस 50,000। okay, you have to show this 360 प्लस 50,000। ये वाले फिगर्स को इंटरलिंक मत करना क्योंकि हम इसे रिमूव करने वाले हैं। डेफर्ड टैक्स 40,000, 80,000 और 24,000, 40,000 और 24,000। डीटीएल आपका एडजस्ट होगा ड्यूरिंग द पोस्ट पीरियड। आपने डीटीएल बनाया था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए। ओके, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना है?
80,000 प्लस 24,000, करेक्ट? 80,000, 24,000 माइनस और प्लस जो आपका ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट हुआ है। आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट किया है 2400 का, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो डीटीएल बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा 2400 से ड्यूरिंग द ईयर। पहले का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखे तो आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द अमाउंट? इक्वल्स टू 80,000 प्लस 24,000 प्लस 2400, 106,400। आपके पास टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गया equals to sum of these two. Sum okay 51, 64, 100. नेक्स्ट इंट्रा ग्रुप जो भी अमाउंट्स है उसमें से आपको सिर्फ 48,000 माइनस करना है। जो आपके एसोसिएट के ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल अमाउंट थे उसे आपको माइनस और प्लस नहीं करना। व्हाई? क्योंकि वो इंट्रा ग्रुप बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने एसोसिएट के एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आपके कॉमन बैलेंसेस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं हो रखे। सो 2100 प्लस 140 प्लस माइनस 48,000 माइनस 48,000 equals to 2100 plus 140 minus 48,000 302। करंट टैक्स पेएबल कोई अमाउंट है 12070, कोई एडजस्टमेंट करना है करंट टैक्स पेएबल में? करंट टैक्स पेएबल एग्जैक्टली सेम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। अगर कोई प्रोविजन दिया होता करंट ईयर का तो हमने बनाया होता 70,000 दैट इज 190 equals to 120 plus 70,000। आपको शो करना है प्रॉपर ब्रैकेट्स में वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपने करेक्ट फिगर लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिगर्स को अच्छे से शो करना है। इक्वल टू सम, ऑलराइट 492। आपके टोटल लाइबिलिटीज आ गया नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। और इक्विटी में आपको अपना नॉन करंट इंटरेस्ट भी शो कर सकते हो, आप सेपरेटली भी शो कर सकते हो। ओके आप टुगेदर भी शो कर सकते हो और अलग से भी शो कर सकते हो। एसीसीए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को इक्विटी के अंडर ही कंसिडर कर रहा है। तो हमने टोटल इक्विटी, नॉन करंट और करंट, तो आपके पास आ जाएगा टोटल ऑफ इक्विटी प्लस टोटल ऑफ लाइबिलिटीज 2606900 2606900, है ना? आपका इस तरीके से बैलेंस शीट मैच होता है और कंप्लीट होता है। अब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्टली आपको जब प्रैक्टिस करना है तो कोशिश करनी है कि ये वाला सम लगभग आप 40 से 45 मिनट्स मैक्सिमम में कंप्लीट कर दें। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन ही 15 मिनट में रीड कर रहे हो तो आपका रीडिंग पार्ट और सॉल्यूशन पार्ट ऑलरेडी हो जाएगा। तो आप फर्स्ट 30 से 35 मिनट्स में एम ले कि आप इसे कंप्लीट करें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 45 मिनट्स लें, बट आपके मेन एग्जाम में जो आपके 15 मिनट रीडिंग के उसको आपको रीड करना है क्वेश्चन, सारे एग्जिबिट्स खुलकर देख लेना, रिक्वायरमेंट अच्छे से देख लेना, एकदम रेडी हो जाना। और जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है, आपका अटेम्प्ट का पीरियड स्टार्ट होता है, आप तब अटेम्प्ट करते वक्त ओके डायरेक्टली इसी क्वेश्चन को उठाना। सारे एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी आपने डिसाइड कर रखे, उन एडजस्टमेंट्स को करना, कोशिश करना 30 से 35 मिनट्स में कंप्लीट करने का। प्रॉपर वर्किंग्स, लास्ट स्टेप जो आपको याद रखना है कि आपको ये सारे फिगर्स रिमूव करने हैं। अगर आपने इसको रख के रखा तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर? आपको रिमूव करना है ये सारे एडजस्टमेंट्स को। ओके कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ऐसे ही हमने सारे हमारे क्वेश्चंस को हमारे क्लास में भी सॉल्व किया है। इसी के अलावा हमारे पास आगे और लेक्चर्स आने वाले जहाँ पर हम बीबीपी किट के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसे सॉल्व करेंगे एक्सेल फाइल में।
अपने ताकि आपको सही आंसर समझ आए और एक्चुअली में आंसर को लिखना कैसे है सो दैट यू स्कोर। सो दिस इज समथिंग दैट आई विल हेल्प यू विद। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपको प्रेजेंटेशन इसी तरीके से रखनी है, जितना हो सके प्रॉपर वर्किंग नोट शो करने हैं, वर्किंग नोट नंबर शो करने हैं, अंदर भी आपको एग्जैक्ट वर्किंग्स बतानी है। आप ये फिगर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते लिखने के लिए, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसी तरीके से आपको बस क्लोज करना है, कुछ अलग से सेव नहीं करना, आपका आंसर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हो। अगर आप देखेंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन पे जाएंगे, आपका आंसर ऑलरेडी इंटैक्ट मिलेगा, अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है, आप देख भी सकते हो। करेक्ट, आपका आंसर एज इट इज है। ओके, मेरी ये आइडिया है, मैं आपको भी रेकमेंड करूंगी। एक एक वर्किंग नोट, एक एक एग्जिबिट को पिक करते जाओ और उसका डबल एंट्री इफेक्ट पुट करते जाओ। इससे आपको हमेशा बैलेंस शीट मैच मिलेगी, आपको अलग से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा एक एक एडजस्टमेंट के लिए। ओके, मिलते हैं आगे की वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।